नमस्कार। हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यूपी आरओ के लिए जो स्पेशल क्लास चल रही है उसमें आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत आज ये हमारा सेकंड टॉपिक है और टॉपिक है बंगाल के नवाब एवं ईस्ट इंडिया कंपनी। किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से अपने साम्राज्य विस्तार की शुरुआत करती है और धीरे धीरे वो पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लेती है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे किस तरह से बंगाल में उसने अपना आधिपत्य बनाया, कैसे अपने पैर रखे, फिर पैर जमाए और अपना पूरा साम्राज्य स्थापित किया। तो इस पर हम लोग आज के सेशन में चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से एक एक प्रश्न को पढ़ते हुए, व्याख्या को ध्यान से सुनते हुए सेशन में आगे बढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल पर पढ़ने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। तो देखते हैं आज के सेशन के प्रश्नों को। निम्न में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम नवाब था? मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम नवाब सरफराज खान है, अलीवर्दी खान है, मुर्शिद कुली खान है या फिर शुजाउद्दीन? तो ये है मुर्शिद कुली खान। 1717 में फर्रुखसियर ने इन्हें स्वतंत्र रूप से बंगाल का नवाब नियुक्त किया था। जब मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो जाती है तो इनके बाद इसका जो दामाद होता है शुजाउद्दीन, वो बंगाल का सूबेदार बनता है या नवाब बनता है और उसको मान्यता मिलती है जो मोहम्मद शाह मुगल सम्राट होता है उससे। यानी कि जो मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त जो किया गया था अंतिम, वो था मुर्शिद कुली खान। उसके बाद तो वहीं जो मुर्शिद कुली खान के बाद शुजाउद्दीन हो जाता है, शुजाउद्दीन के बाद में सरफराज होगा, सरफराज के बाद अलीवर्दी खान, वहीं से ही आपस में ही वो तलवार के बल पे, शक्ति के बल पर नवाब बनते रहते हैं। तो अंतिम नियुक्त नवाब कौन है? मुर्शिद कुली खान। कब नियुक्त हुआ था ये? 1717 में। किसने नियुक्त किया था? फर्रुखसियर ने। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी, मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस युद्ध में भारत ने ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया पूछा जा रहा है। तो बक्सर का युद्ध है, प्लासी का युद्ध है, मैसूर की तीसरी लड़ाई, ठास्ताउन का संग्राम। तो जो प्रारंभ हुआ है वो प्रारंभ हुआ है प्लासी के युद्ध से, जो कि हुआ था 23 जून 1757 को। और इसी युद्ध से ब्रिटिश भारत में पैर अपने जमा पाए। और उसके बाद आगे चल करके जो बक्सर का युद्ध है, इस युद्ध से तो उनके साम्राज्य स्थापित करने के तरफ एक और कदम बढ़ जाता है। और सच पूछा जाए तो प्लासी का युद्ध जो था ये एक षड्यंत्र का परिणाम था, इसमें कोई सैन्य कौशल की बात नहीं थी। बक्सर का युद्ध उसमें सैन्य कौशल था, लेकिन प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्र का परिणाम था। तो प्लासी के युद्ध के द्वारा ही ब्रिटिश को भारत में अपने पैर रखने का एक मौका मिला। तो ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया किस युद्ध ने? प्लासी का युद्ध। आपको डेट भी याद रखनी है, 23 जून 1757। नेक्स्ट देखते हैं। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था किस वर्ष प्लासी का युद्ध लड़ा गया था ये पूछा जा रहा है। तो ये लड़ा गया था 1757 में। साथ ही साथ अभी आपको बताया कि किस डेट पे लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। भारत में ब्रिटिश राज्य का संस्थापक कौन था? तो जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने बहुत योग्यता का परिचय दिया था। तो इसी के कारण लॉर्ड क्लाइव को ही भारत में ब्रिटिश राज्य का संस्थापक माना जाता है। सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? अल्बुकर्क है, अल्मेडा है, क्लाइव है, डुप्ले है। तो देखिए, अल्बुकर्क, अल्मेडा और डुप्ले ये तीनों फ्रांसीसी हैं। क्लाइव है ब्रिटिश यानी अंग्रेज। तो यहाँ पे क्लाइव को ही कहा गया स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। और ये भी प्रश्न पूछा गया था एक बार कि किसने कहा था स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक? तो ये कहा था पिट ने ही कहा था कि क्लाइव स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्लासी का मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी का मैदान, जिसका वर्तमान में नाम है पलासी, और ये कहाँ स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में भी अगर बात करें किस जिले में है तो नदिया जिले में है। और कभी अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस नदी के किनारे स्थित है तो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है प्लासी का मैदान। इसके संदर्भ में क्या क्या आपको ध्यान रखना है कि इसका वर्तमान नाम क्या है? तो यहाँ पे आधा पा है, इसको आपको पूरा कर देना है, पलासी का मैदान हो जाएगा। साथ ही साथ ये पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में है। और अगर नदी पूछी जाए तो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर की थी? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी ये पूछा जा रहा है। ये है मीर कासिम। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। मीर कासिम है, अलीवर्दी खान है, मीर जाफर है, सिराजुद्दौला है। तो किसने ट्रांसफर की थी? तो ये की थी मीर कासिम ने।
मुर्शिदाबाद थी राजधानी, और मुर्शिदाबाद में जब अंग्रेजों का बहुत हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर ली थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया, कौन सा ऐसा युद्ध है जिसने भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित कर दिया? अभी पहले प्रश्न में था कि प्रभुत्व को प्रारंभ किया और अब यह है स्थापित किया। प्रारंभ होता है प्लासी के युद्ध से और पूरी तरह से स्थापित हो जाता है बक्सर के युद्ध में। बक्सर का युद्ध जो कि होता है 22 अक्टूबर 1764 को। तो 1764 के इस युद्ध में ही जो बक्सर का युद्ध हुआ था, अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। और बात करें बक्सर के युद्ध के समय, कुछ और तथ्य हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बंगाल का गवर्नर उस समय था वेनस्टार्ड। सभी ऐसे ही गेस करके हैं कि यहाँ क्लाइव, तो क्लाइव नहीं था, वेनस्टार्ड था बंगाल का गवर्नर। साथ ही साथ आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब था मीर जाफर। ये भी ध्यान रखना है, मीर कासिम बंगाल का नवाब नहीं था, मीर कासिम तो युद्ध लड़ रहा था। तो यहाँ पर इस प्रश्न के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसी ने भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था। साथ ही साथ उसमें बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वो आपको ध्यान रखना है कि वेनस्टार्ड था। और सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। सेना का नेतृत्व भी आपको ध्यान रखना है। एक तथ्य इसके साथ में भी है कि जो पहला सैन्य विद्रोह कहा जाता है वो यही 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो टुकड़ी होती है, उन्हीं में से एक टुकड़ी जो है वो हेक्टर मुनरो के विरुद्ध खड़ी हो जाती है नवाब के पक्ष में। तो इसी को पहला सैन्य विद्रोह भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। और शेष जो भी व्याख्या की गई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला और मीर कासिम, ये तीनों मिल करके ये युद्ध लड़ते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। मीर कासिम जो कि अपदस्थ नवाब होता है बंगाल का, शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब होता है, और शाह आलम मुगल सम्राट। तो ये तीनों का जो त्रिगुट होता है वो अंग्रेजों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध लड़ता है और ये हार जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया दिल्ली का शासक कौन था? तो ये थे शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो कौन था? मीर जाफर, मीर कासिम है, सिराजुद्दौला है, नजमुद्दौला है। तो कौन है? ये थे मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। और जब ये संधि होती है इलाहाबाद की, उस समय अगर पूछा जाए कौन था बंगाल का नवाब, जो 1765 में जो संधि होती है इलाहाबाद की, तो उस समय था नजमुद्दौला। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, मीर जाफर। निम्न में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किसने प्रदान की थी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। तो ये प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट था। तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की गई थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। नेक्स्ट देखते हैं, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो यहाँ पे वो तिथि पूछी जा रही है कि कब प्रदान की। तो ये प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की दो संधि होती हैं, एक 12 अगस्त को होती है और एक 16 अगस्त को होती है। तो 12 अगस्त 1765 को दीवानी प्रदान की जाती है शाह आलम के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया? तो इलाहाबाद की जो संधि हो जाती है जो कि 1765 में होती है, तो इसके बाद में किसको कहाँ का पूछा जा रहा है? मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया, ये पूछा जा रहा है। तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था मोहम्मद रजा खान को। ए इस प्रश्न का सही जवाब है, मोहम्मद रजा खान को उप दीवान नियुक्त किया गया था मुर्शिदाबाद का। नेक्स्ट देखते हैं, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई तो अब वो अगर आप देखें तो जो उड़ीसा के तरफ का जो क्षेत्र है, तो वहाँ बंगाल और उड़ीसा दोनों की तरफ कुछ पहाड़ी जो जनजातियां हैं, अब वो हर जगह से उनको रेवेन्यू लेना है क्योंकि अब उनको दीवानी मिल गई है। तो वो जो सबसे पहले जो जिस जनजाति के संपर्क में आए थे वो थी खासी। तो बी इस प्रश्न का सही जवाब है। और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, IAS प्री परीक्षा में पूछा गया था शायद वर्ष 2002 में। नेक्स्ट देखते हैं, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा
या कौन से सही हैं या हैं। तो इसमें राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे या नहीं थे। आपको बताना है अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, केवल एक सही, केवल दो सही, दोनों सही या फिर कोई भी सही नहीं है। तो राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे, बिल्कुल सही है। तो कथन एक तो सही है। और अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों को उच्च स्थान प्राप्त था, ये भी सही है। तो दूसरा भी सही है, इसलिए एक और दो दोनों सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों सही है। और यहाँ पर आकर के आज के सेशन के प्रश्न पूरे हो जा रहे हैं। इस टॉपिक से संबंधित अभी और प्रश्न हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ, कुछ और महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।